हेलो 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 गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। मेरा नाम है अभिनव और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस के बारे में। तो हमारी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया और आप सब लोग एक्साइटेड थे हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। तो इस वीडियो में आई थॉट कि हम कोड फोर्सेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज यार हम पूरी सीरीज में ना जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीपी के, वो मोस्टली कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हम टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जो भी हम कॉन्टेस्ट डिस्कशंस करेंगे वो सारे कोड फोर्सेस पे ही होंगे। बट बिकॉज कोड फोर्सेस थोड़ा सा एडवांस प्लेटफॉर्म है, बच्चों को पता नहीं होता है कि कोड फोर्सेस पे रजिस्टर कैसे करना है या फिर उसमें कॉन्टेस्ट में पार्ट कैसे लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। सो आई थॉट कि सीरीज को प्रॉपर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कोड फोर्सेस के बारे में एक आइडिया दे दूं, आपको बता दूं कोड फोर्सेस में आप किस तरीके से कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हो, किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आपकी रैंकिंग कैसे आती है, आपकी रैंक इंक्रीज कैसे होती है, आपकी रेटिंग कैसे इंक्रीज होती है, उन सारी चीज़ों में मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो वो होगी कोड फोर्सेस है क्या यार। तो जैसे आप लोगों ने जब कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आप लेट्स से आप अगर डीएसए भी करते हो तो आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। फॉर एग्जांपल लीड कोड, ठीक है, लीड कोड सभी लोग यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चंस, राइट। बट सीपी में क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो थोड़ा सा डीएसए से अलग होता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है हमारी लास्ट वीडियो में, आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो कोड फोर्सेस क्या है? कोड फोर्सेस एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, राइट। और ये एक पूरा वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जब आप एक कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हो तो उस कॉन्टेस्ट में सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं और आप उन लोगों से डायरेक्टली compete कर रहे होते हो। तो अभी आगे वीडियो में मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दूंगा प्लेटफॉर्म का, किस तरीके से आपको रेटिंग्स मिलती हैं, किस तरीके से आप एक कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हो, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। सो ये हमारी आज की वीडियो का एजेंडा होने वाला है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कोड फोर्सेस का होम पेज कैसा दिखता है। उसके बाद में उसमें हम लोग कॉन्टेस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक कॉन्टेस्ट में कैसे पार्ट ले सकते हैं, फिर हम एक प्रॉब्लम को कैसे व्यू कर सकते हैं, उसमें सबमिट कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर इनपुट दिया होता है, कितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे कि आपके कॉन्टेस्ट में जो रैंकिंग का पेज होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं कोड फोर्सेस में या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तो आपको कुछ रैंक्स मिलती हैं, तो वो आप कहाँ पे व्यू कर सकते हो। फिर आपकी प्रोफाइल सेक्शन की बात करेंगे कि आपकी रेटिंग्स कैसे मैटर करती हैं, रेटिंग्स का लेवल क्या क्या होता है, और साथ में हम लोग आज हमारा पहला कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हमारा आज का एजेंडा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कोड फोर्सेस होम, कि कोड फोर्सेस का जो होम पेज है वो कैसा दिखता है। सो गाइज ये हमारा कोड फोर्सेस का होम पेज है, जहां पर यू विल सी दिस इज जस्ट सिंपल, इफ यू विल टाइप codeforces.com आपको ये पेज यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा होगा बिकॉज हमने हमारी जो दूसरी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होती हैं या जो लोग लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा यूआई अच्छा नहीं कोड फोर्सेस का, दिस आई कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ यार, कम्युनिटी प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो बेसिक सबसे पहले जब उनका होम पेज खोलोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ब्लॉग्स में मोस्टली कुछ अनाउंसमेंट होती है, जैसे कि इस ब्लॉग में एक जो इनका कोड फोर्सेस का 993 राउंड था उसके अनाउंसमेंट हुई है कि वो राउंड 15 दिसंबर को होना था, राइट। इस तरीके से ये पूरा उनका ब्लॉग पेज है। इसके अलावा आपको यहाँ पे साइड में एक पे अटेंशन का कॉलम मिल जाएगा। इस कॉलम में आपको ये बताया जाता है कि आपका नेक्स्ट कॉन्टेस्ट कब होने वाला है और उसका नाम क्या है। तो जैसे ये लोग आपको बता रहे हैं कि जो आपका नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है कोड फोर्सेस का वो 4 दिन बाद है और उसका नाम है कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 28, राइट। उसके नीचे आपको अपनी प्रोफाइल मिल जाएगी। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो यहाँ टॉप में आपको लॉगिन का या रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल सेक्शन मिल जाएगा, उसके बारे में बाद में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में आपको जो भी टॉप 10 रैंकिंग चल रही होंगी पूरे वर्ल्ड की, आपको उन टॉप 10 यूजर्स का नाम मिल जाएगा। तो मोस्टली जो भी लोग सीपी करते हैं उनको पता होगा कि जो वर्ल्ड के नंबर 1 सीपीएर्स हैं वो ये टॉप 10 लोग हैं, जिसमें से टूरिस्ट जो है उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको टॉप 10 रेटिंग्स वाले लोग मिल जाएंगे और साथ में आपको टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। कॉन्ट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो लोग इस प्लेटफॉर्म में कोई कोडिंग प्रॉब्लम बनाते हैं या फिर वो किसी कॉन्टेस्ट को डिज़ाइन करते हैं या कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट। अगर आप भी चाहे तो आप भी कॉन्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अच्छी सीपी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये कुछ बेसिक हमारा होम पेज है कोड फोर्सेस का। अब हम डिटेल में बात करते हैं, जो हमारा मेन चीज़ है कि हम कॉन्टेस्ट में पार्ट कैसे लेते हैं। तो मेन एजेंडा भाई क्या है,
कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना। ठीक है, मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यार, कि आप लोग बोलोगे अभिनव क्यों करें कॉन्टेस्ट में पार्ट। तो कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोई भी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस देखो तो सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस की, वो होती है कोडिंग राउंड। कोई भी कंपनी किसी भी बंदे का इंटरव्यू लेने के पहले एक कोडिंग राउंड लेती है, जिसके थ्रू वो बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है, राइट। तो अगर आपने कोडिंग राउंड की प्रैक्टिस पहले से कर रखी होगी, कोडिंग राउंड क्या है? कोडिंग राउंड इज जस्ट अ कॉन्टेस्ट जहाँ पे बहुत सारे लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये होता है ना कोडिंग राउंड। तो सिमिलरली अगर आपने पहले से ही कॉन्टेस्ट दे रखे होंगे, अगर आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। दैट इज वाई गिविंग कॉन्टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखते हैं कि कॉन्टेस्ट पेज कैसा दिखता है कोड फोर्सेस में। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये टॉप में एक फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कॉन्टेस्ट। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड वंस यू विल क्लिक यू विल गेट अ पेज लाइक दिस। ठीक है, इस पेज में आपको दो सेक्शंस मिलेंगे। पहला सेक्शन होता है करंट और अपकमिंग कॉन्टेस्ट का, जहां पर जो भी करंट कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं या जो अगले कॉन्टेस्ट आपके आने वाले हैं वो आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी इस समय कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, बट आपका जो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है वो ये वाला है, विच इज ग्लोबल राउंड 28, जो कि 4 दिन बाद आने वाला है। या फिर आपका एक कॉन्टेस्ट है कोड फोर्सेस राउंड डिव 2, वो आने वाला है। अब ये डिव 1 क्या होता है, डिव 2 क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो, अगर आपको किसी कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना है, तो आप सिंपली इस रजिस्टर बटन में जाके उस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, आई केम हियर एंड आई जस्ट रजिस्टर्ड। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैंने इस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर लिया है। तो हर कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के पहले आपको उस कॉन्टेस्ट के टाइम के पहले उस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करना पड़ता है, अदरवाइज आप पार्ट नहीं ले सकते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट। तो एक चीज होगी, और साथ में आपके प्रीवियस जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होते हैं कि प्रीवियस जो कॉन्टेस्ट कोड फोर्सेस में हुए हैं वो सारे कॉन्टेस्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी होती है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको चेक करना है कि प्रीवियस कॉन्टेस्ट में कौन से प्रॉब्लम्स आए थे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्टेस्ट का पेज होता है जो आप ऊपर से एक्सेस कर सकते हो, राइट। अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें, वो है प्रॉब्लम का पेज, कि कॉन्टेस्ट में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और हम एक प्रॉब्लम को ओपन करके कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज, कि ये हमारा एक कॉन्टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोड फोर्सेस राउंड 992, ये कॉन्टेस्ट हमारा 8 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो मैं इसमें एंटर करता हूँ इस कॉन्टेस्ट में, आई विल एंटर हियर। तो अब देखो, एंटर करने के बाद में ये हमारा कॉन्टेस्ट का पेज आ चुका है, जहां पर आपको 6 प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो मोस्टली कोड फोर्सेस में क्या होता है कि आपके कॉन्टेस्ट में 5 से लेके 8 प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब अराउंड 5-6 एक एवरेज है, बट कभी कभी कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और जो टाइम होता है कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का, वो अराउंड 2 घंटा होता है जो कॉमन टाइम है, बट कुछ कॉन्टेस्ट 3 घंटे के भी होते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक सा कॉमन सा कॉन्टेस्ट है, इसमें कि 6 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और आपको इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिला होगा। तो आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सॉर्टेड होती हैं। तो पहली प्रॉब्लम सबसे ईजी होगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक एक करके आपको सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप कोई प्रॉब्लम पे जब आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लोगे, तो इस तरीके से आपको उस कॉन्टेस्ट का पेज दिखेगा, राइट। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे ऊपर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सबमिट कोड का। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आपको उसका कोड सबमिट करना होता है, वो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आप किस तरीके से एक प्रॉब्लम को सबमिट करते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर एक ये माई सबमिशन का ऑप्शन होता है, इसके थ्रू आपने अभी तक जो भी प्रॉब्लम सबमिट किए इस कॉन्टेस्ट में वो आपको दिख जाते हैं। अभी तक मैंने बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं सबमिट किया है, तो मेरे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। फिर एक स्टेटस का ऑप्शन होता है, स्टेटस में आपको बाकी सब ने कैसा कर रहे हैं, बाकी लोगों का स्टेटस कैसा है, मतलब आपके अलावा लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट में कैसा पार्ट ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा स्टेटस पे, तो आप देखो कि आपके अलावा बाकी कौन कौन लोग हैं जो इस कॉन्टेस्ट के भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इस यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो टैब होता है ये कॉन्टेस्ट के टाइम पे आपको नहीं दिखता है बट आप वहां पर दूसरे के सॉल्यूशंस को नहीं देख सकते हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो अभी मैं किसी का सॉल्यूशन ओपन करके देख सकता हूं कि उसका क्या कोड था, उसने क्या कोड लिखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट कॉन्टेस्ट के टाइम पे ऑब्वियसली आप किसी और का कोड खोल के नहीं देख सकते हो, राइट। इसके बाद में एक हैक्स का ऑप्शन होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हैक कैसे करते हो किसी दूसरे का सॉल्यूशन। तो गाइस ये एक बहुत ही फन पार्ट है कोड फोर्सेस का, कि मान लेते हैं किसी बंदे ने एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, राइट, और उसने उस सॉल्यूशन सबमिट कर दिया, और मान लेते हैं जो टेस्ट केसेस थे हमारे कोड फोर्सेस के, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सबमिट भी हो गया, वो क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया, राइट। बट हो सकता है कि उस क्वेश्चन में कुछ लूप होल हो,
कोई ऐसा एक टेस्ट केस हो जिसके लिए वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, ऐसा हो सकता है राइट, कोई भी कॉर्नर केस हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को हैक भी कर सकते हो। तो एक हैक का ऑप्शन होता है जो कि सिर्फ कॉन्टेस्ट के टाइम पे अवेलेबल होता है। तो जब कॉन्टेस्ट चल रहा होता है तो आप चाहो, अगर कोई दूसरा बंदा जिसने क्वेश्चन सबमिट कर दिया है पर आपको लगता है कि इसका जो कोड है वो गलत है, तो आप उसको हैक कर सकते हो। तो एक ऑप्शन होता है, जब जैसे जैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद एक ऑप्शन होता है स्टैंडिंग्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। स्टैंडिंग्स में बाकी लोग कैसा कर रहे हैं, बाकी लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, कौन अभी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पे है, कौन इंडिया में नंबर 1 रैंक पे है, ये सारी आपको वहां पर डिटेल मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में जो वर्ल्ड का नंबर 1 था वो ये पर्टिकुलर यूजर था, उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 12 मिनट के टाइम में। तो अब देखिए पहली बात क्या है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना मैटर नहीं करता है, सारे क्वेश्चन बहुत लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखो इतने लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, कितने लोग, 32 लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बट तब भी सबकी रैंक 1 तो नहीं आ सकती है। तो इवन अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो सेकंड तरीका जो होता है वो होता है किसने पहले सॉल्व किए हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर इस बंदे ने जो पहला क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिर्फ 21 मिनट में सॉल्व कर लिए, इसीलिए उसकी रैंक फर्स्ट आई है। दूसरे बंदे ने सारे क्वेश्चन 37 मिनट में सॉल्व करे हुए हैं, यहाँ आपको टाइमिंग दिख जाती है, ठीक है। इस तरीके से जितना टाइम लग रहा है लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरा ये पेज है वो सॉर्ट होता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं मेन, तो आप देखो हमने अभी तक क्या बात करा, अभी तक हमने प्रॉब्लम पेज की बात हम करते हैं, हमने रैंकिंग पेज की बात कर ली। अगर मैं प्रॉब्लम्स पेज की बात करूं कि एक प्रॉब्लम किस तरीके से व्यू करते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कॉन्टेस्ट का सबसे बेसिक प्रॉब्लम नंबर ए ओपन कर लेता हूँ, विच इज गेम ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो गाइस यू कैन सी इस तरीके से आपका एक प्रॉब्लम पेज दिखता है, जो कि थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, बिकॉज लीड कोड पे तो यार बहुत बढ़िया यूआई होता है, प्रॉपर आपको डायग्राम्स बने होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। ये वो नहीं होता है जो एक प्रॉपर वो वाली नोटबुक होती थी हमारे बचपन में, जिस नोटबुक में एक तो बहुत रंगीन होती थी, उसमें कलरफुल टेक्स्ट होता था, उसमें इमेजेस बनी होती थी, वो आपका लीड कोड है। पर ये है आपकी वो बुक जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई कलर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट हो, कोई इमेजेस नहीं है, तो ये उस तरीके की बुक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस कॉन्टेस्ट का, ठीक है, जिसमें टाइम लिमिट पर सेकंड 1 सेकंड है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट केसेस दे रखे होते हैं और ये बोल रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो 1 सेकंड में, आपका जो सॉल्यूशन है सॉरी, वो 1 सेकंड में रन हो जाना चाहिए। अगर आपका सॉल्यूशन 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है रन होने में, तो वो आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा, ये इसका मतलब होता है। सेकंड हम बात करें तो एक मेमोरी लिमिट भी होती है, कि जो आपका कोड है वो सिर्फ 256 MB ही मेमोरी लेना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा मेमोरी ले रहा है तो मेमोरी लिमिट भी एक्सीड कर देगा। इसको हम लोग तब बेटर वे में समझेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आप देखना किस तरीके से TLE और MLE हमारे क्वेश्चंस में आता है, राइट। फिर यहाँ पर आपको आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी होती है कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मैं भी उसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊँगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो हमारा एजेंडा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आपको एरर दे रखी है, इंटीजर दे रखा है, क्या करना है, वो पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया होता है। इसके बाद में आपको दिया होता है इनपुट। अब इनपुट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके प्रॉब्लम में इनपुट किस तरीके से लिया जा रहा है, किस तरीके से आपको टेस्ट केसेस दे रखे हैं, किस तरीके से आपको जो वैल्यूज है वो इनपुट में दे रखी हैं, वो आपको बताया जाता है। और फिर नेक्स्ट सेक्शन में बताया जाता है कि आपको आउटपुट किस तरीके से देना है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, लीड कोड में क्या होता है ना कि आपको एक फंक्शंस दे रखे होते हैं, तो आपको इनपुट नहीं लेना होता है, आपको सीधे उस फंक्शन में लॉजिक लिखना होता है और आपको अपना आंसर रिटर्न कर देना होता है, राइट। ये होता है लीड कोड में या बाकी प्लेटफॉर्म्स में। बट अगर हम कोड फोर्सेस की बात करें, यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट दोनों ही करना पड़ता है। आपको खुद इनपुट लेना पड़ता है यूजिंग Cin और system.out जो भी स्कैनर होता है जावा में, उससे आपको इनपुट लेना पड़ता है और आउटपुट भी करना पड़ता है। तो उसकी जो भी डिटेल होती है वो आपको यहाँ पे दे रखी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ सैंपल इनपुट आउटपुट दे रखे होते हैं। ये तो सब जगह होता है, अगर आप लीड कोड में सॉल्व करोगे तो आपको एक सैंपल इनपुट दे रखा है कि भाई इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट होगा, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो, वो यहाँ पे दे रखा होता है। और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है कि भाई इस वाले पर्टिकुलर इनपुट के लिए अगर ये आउटपुट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। तो इस तरीके से आपका एक प्रॉब्लम का पेज दिखता है, समहाउ सिमिलर है लीड कोड के, थोड़ा सा आई विल से UI थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो दिया होता है। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखो तो अराउंड सिमिलरी टैब्स हैं जो आपको कॉन्टेस्ट पेज पे दिखे थे, तो सेम ही टैब है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सबमिट करना होता है ना, मान लो ये प्रॉब्लम नंबर A है जिसे मुझे सबमिट करना है, तो मैं सबमिट कोड पे क्लिक करूँगा,
ठीक है। यहाँ जाके सबसे पहले मैं प्रॉब्लम सेलेक्ट करूंगा कि मुझे इस कॉन्टेस्ट के किस प्रॉब्लम को सबमिट करना है। तो मान लेते हैं प्रॉब्लम नंबर ए है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा कि मुझे किस लैंग्वेज से कोड को सबमिट करना है। मान लो मुझे C++ सबमिट करना है, तो मैं यहाँ जाके C++ को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने कोड को पेस्ट कर दूंगा, जो भी मेरा कोड है मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा और फिर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये चीज़ हम लोग अभी लास्ट में देखेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रॉपर उसका कोड सबमिट करके समझाने वाला हूँ, तो डोंट वरी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रैंकिंग का पेज और प्रॉब्लम्स का पेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके बाद आते हैं आपका प्रोफाइल सेक्शन कैसा दिखता है और रेटिंग्स कैसे होती हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं ना कोड फोर्सेस में, तो आपको कुछ रेटिंग्स मिलती हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपने कॉन्टेस्ट में अच्छा पार्ट किया होगा, अगर आपकी अच्छी रैंक आई होगी तो आपकी रेटिंग बढ़ जाती है, और अगर आपकी खराब रैंक आई होगी तो आपकी रेटिंग कम हो जाती है। तो ये रेटिंग्स वर्क कैसे करती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और ये रेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? देखो, रेटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि अगर आपकी एक किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छी रेटिंग है, मान लो आप कोड फोर्सेस में एक्सपर्ट हो, या आप मास्टर हो, या आप स्पेशलिस्ट हो, तो इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी सीपी स्किल्स अच्छी हैं, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं। तो आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे एक अपर एज मिल जाती है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ रेटिंग ग्राफ है जो कि कोड फोर्सेस में होता है। तो अगर जब भी आप कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम मतलब पोर्टल में रजिस्टर करोगे तो उस समय आपकी रेटिंग होगी न्यूबी, ठीक है। तो आप न्यूबी रेटिंग से स्टार्ट करोगे, जो कि 1200 से नीचे की जितनी भी रेटिंग होती है उन सबको न्यूबी बोलते हैं। और जैसे जैसे आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना स्टार्ट करोगे और आप एक अच्छे लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी रैंक अच्छी आएगी, उसके बेसिस से आपकी जो रेटिंग है वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे नीचे न्यूबी होता है, उसके बाद होता है प्यूपिल, फिर आता है स्पेशलिस्ट, ठीक है। आई विल से जो न्यूबी और प्यूपिल है ये एक बिगिनर लेवल का रेटिंग होती है। अगर आप बिगिनर हो ना तो आप मोस्टली इन दोनों रेटिंग में आप रहते हो। पर अगर आपने एक अच्छे लेवल की सीपी कर ली होती है, मान लेते हैं आप अगर एक कॉन्टेस्ट में 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी रेटिंग स्पेशलिस्ट है, आप एक्सपर्ट तक पहुंच सकते हो। एक्सपर्ट तक की रेटिंग जो होती है, एज अ नेम से एक्सपर्ट, इसका मतलब होता है कि आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी सीपी की और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, राइट। उसके ऊपर आता है कैंडिडेट मास्टर और मास्टर। इफ यू विल सी, आई विल से कैंडिडेट मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर, ये एक और ज़्यादा एडवांस लेवल की सीपी होती है। यहाँ पर आप देखो तो बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस रेटिंग तक रीच कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूँ रेड की, रेड मीन्स जो भी सबसे टॉप के सीपीआर होते हैं, या आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 200-250 लोग ही हैं जो कि रेड रेटिंग तक पहुंच पाते हैं। लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर, ये बहुत ही टॉप के रेटिंग होती हैं। तो बेसिक न्यूबी से ही करते हैं हम लोग, फिर प्यूबी भी जाते हैं, स्पेशलिस्ट भी आते हैं, एक्सपर्ट, मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, ग्रैंड मास्टर एंड लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर, राइट। इस तरीके से रेटिंग का जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता है। मैं फिर से बताता हूँ कि जो रेटिंग है कोड फोर्सेस में वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होती है। अगर आप सोचो कि आप बस जाके कोई भी प्रॉब्लम उठा के सॉल्व कर लो आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है कि आप बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपकी रेटिंग बढ़ जाती है, आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है, बट नहीं, यहाँ पर आपकी रेटिंग तभी बढ़ती है जब आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हो। अब एक और चीज आती है डिवीजन। अब देखो डिवीजन है, राइट। तो गाइस जब कोड फोर्सेस में कोई भी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है तो साथ में उसकी डिफिकल्टी हो जाती है कि मतलब मान लेते हैं एक कम डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट होगा जो कि बिगिनर्स के लिए होगा, एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्टेस्ट होगा जो कि किसी मतलब मास्टर या कैंडिडेट मास्टर के लिए होगा। तो आप देखो यहाँ पर साथ में डिवीजन दे रखा है। डिवीजन रिप्रेजेंट करता है कि कौन से लेवल का बंदा कौन से डिवीजन कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो न्यूबी लोग होते हैं, वैसे आप पार्ट किसी भी कॉन्टेस्ट में ले सकते हो, बट आपके लिए रेटेड कौन सा कॉन्टेस्ट होगा। जैसे कि जो बिगिनर्स होते हैं, मतलब न्यूबी हो गया, प्यूपिल हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए, उनके लिए मोस्टली डिव 4 या फिर डिवीजन 4 या डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट होते हैं जहाँ पर वो पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो इजी कॉन्टेस्ट होते हैं, बिगिनर फ्रेंडली होते हैं। फिर आते हैं डिवीजन 2 के कॉन्टेस्ट जो कि एक्सपर्ट को और कैंडिडेट मास्टर के लिए होते हैं। फिर डिवीजन 1 के जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो जितने भी टॉप के मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, उनके लिए सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो रेटिंग्स हैं, डिवीजन्स हैं, वो डिफर करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि जब आप कॉन्टेस्ट पेज खोलते हो तो वहाँ पे हर कॉन्टेस्ट के आगे लिखा होता है कि दिस इज अ डिवीजन 2 कॉन्टेस्ट, डिवीजन 3 कॉन्टेस्ट, डिवीजन 4 कॉन्टेस्ट। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग डिवीजन 4 कॉन्टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो डिवीजन 2 भी दे सकते हो, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। ये एक चीज़ है। बाकी जो आपकी रेटिंग है वो आपके प्रोफाइल में दिख जाती है कि अभी करंट रेटिंग क्या है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप मेरा ग्राफ भी देखोगे ना यार, तो मैंने भी स्टार्ट तो किया था न्यूबी से ही, सब लोग न्यूबी से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आपको अपने प्रोफाइल पेज पे
प्रॉपर आपकी रेटिंग, आपने कैसे स्टार्ट किया था, किस तरीके से आपकी रेटिंग इंक्रीज डिक्रीज हुई, आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पेज में दिख जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर प्रैक्टिस कैसे करें कोड फोर्सेस पे। कॉन्टेस्ट तो दे लेंगे, बट कॉन्टेस्ट के अलावा भी हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे? उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम सेट का सेक्शन होता है और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स दे रखे हैं कोड फोर्सेस ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फीचर यहाँ पर है एज्यू का, तो ये इनका एजुकेशन सेक्शन है जिसमें कुछ कोर्सेज हैं जो कि इन्होंने बनाए हुए हैं। आई विल नॉट से कि बहुत सीपी कोर्सेज हैं, ये कुछ ब्लॉग्स ही होते हैं जो आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल इनका एक कम्युनिटी कोर्स है जहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स डाले हुए हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। या ये ITMO अकेडमी का एक कोर्स है, ठीक है, यहाँ से आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीपी के पढ़ सकते हो, बट थोड़ा सा वो एडवांस लेवल के होते हैं अगर मैं बात करूँ। साथ में हमारे पास ये मेन चीज़ है प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट में कोड फोर्सेस में आता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिस्ट होती हैं और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बोलोगे अभिनव यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं किस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करूँ? तो अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 0 से लेके 800 लेवल तक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हर प्रॉब्लम की एक डिफिकल्टी होती है, हर प्रॉब्लम में एक डिफिकल्टी टैग असाइंड होता है। लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ देखोगे कि साइड में एक टैग का सेक्शन होता है। ओके, इट इज़ नॉट विजिबल हियर, आई एम नॉट श्योर उन्होंने चेंज कर दिया है क्या। तो हर प्रॉब्लम में एक बेसिकली डिफिकल्टी होती है और एक टैग होता है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, अगर उन्होंने मैंने हाइड कर रखा है, हाइड नहीं करा हुआ है। तो ये देखो कि हर प्रॉब्लम की कुछ डिफिकल्टी होती है और कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो आप डिफिकल्टी 0 से लेके डिफिकल्टी 800 तक की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लगा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि जो आपको जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो करंट रेटिंग है कोड फोर्सेस में, आपको उस करंट रेटिंग के 200 कम से और 200 ज़्यादा तक के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी रेटिंग अभी 1600 है, ठीक है, मेरी रेटिंग अभी 1600 है। तो अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो मैं यहाँ पर 1400 से लेके 1800 तक के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, अपनी रेटिंग से 200 कम और 200 ज़्यादा तक के, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी, ठीक है, और मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सीपी में, राइट। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो आई होप गाइस कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि कोड फोर्सेस होता क्या है, आप उसमें कॉन्टेस्ट में पार्ट कैसे ले सकते हो, रजिस्टर कैसे कर सकते हो, एक कॉन्टेस्ट का पेज दिखता कैसे है, प्रॉब्लम्स में क्या क्या दिया होता है, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी होती है, किस तरीके से आपको इनपुट दे रखा होता है, किस तरीके से आपको आउटपुट दे रखा होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग बोलोगे मुझसे कि अभिनव यार मुझे क्या क्या आना चाहिए सीपी स्टार्ट करने के लिए, या कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपको बेसिक, मैंने वैसे ये बात ऑलरेडी पहले भी कर रखी है मैंने पिछली हमारी वीडियो में, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको बेसिक आता है ना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर आपको बेसिक डीएसए आता है, एरे स्ट्रिंग आती है ना, थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो सीपी को। कोई भी बहुत बड़ा एडवांस होने की जरूरत नहीं है सीपी में, ठीक है। तो यार हमने आई थिंक वी डिस्कस मल्टीपल थिंग्स, नाउ फाइनली लेट्स डिस्कस अबाउट our first code forces problem. तो let's now solve our first code forces problem. तो ये प्रॉब्लम मैंने ओपन कर ली है, इसका प्रॉब्लम ही है इजी प्रॉब्लम, और ये लिटरली एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कोड फोर्सेस पे ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा हार्ड प्रॉब्लम्स ही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिवीजन 4 के कॉन्टेस्ट होते हैं, जो डिवीजन 3 के कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ईजी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉन्टेस्ट खोला हुआ है, ये हमारा डिवीजन 4 का कॉन्टेस्ट है, ठीक है, और मैं इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो कि इजी है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में दे क्या रखा है, इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि आपको एक क्यूब दे रखा है और क्यूब के पास एक नंबर है n, क्यूब के पास एक नंबर है n, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि उसे क्या करना है कि उसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, ठीक है, उसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स a, b कैन बी मेड सच दैट a इज इक्वल टू n माइनस बी। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात कि कोड फोर्सेस में क्या होता है ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एक स्टोरी के फॉर्म में दे रखा होता है, डायरेक्टली नहीं दिया होता है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ लास्ट वीडियो में बताई हुई थी। तो अब यहाँ पे देखो कि वो क्या बोल रहा है, उसने एक स्टोरी बना ली कि कोई क्यूब है, क्यूब एक लड़की है और क्यूब के पास एक इंटीजर है n। चलो मान लेते हैं भाई, तो मैंने मान लिया कि क्या है, क्यूब एक लड़की है, मान लेते हैं क्यूब एक लड़की है, ठीक है।
और ये बोल रहे हैं कि उसके पास एक इंटीजर है n। क्या उसके पास एक n इंटीजर है। चलो मान लिया। अब देखते हैं आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं। अभी आगे बोल रहे हैं कि सी वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a, b कैन बी मेड। अब उसे क्या करना है कि उसे कुछ पेयर्स बनाने हैं 2 नंबर के a, b के, जिसमें कि एक फॉर्मूला बोल रहे हैं जिसमें कि जो a है वो n माइनस बी के इक्वल होना चाहिए, सच दैट a शुड बी इक्वल टू n माइनस बी। अब पता है इन्होंने बहुत इजी प्रॉब्लम को बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। अभी आप लोग बोलोगे अरे अभिनव यार तो बहुत इजी था। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्यू के पास एक नंबर n है, चलो मान लेते हैं n एक नंबर है, मान लेते हैं n की वैल्यू है 10, चलो मान लेते हैं n की वैल्यू है 10। चलो अब ये क्या बोल रहे हैं कि क्यूब को क्या करना है, उसको बहुत सारे पेयर्स बनाने हैं जिसमें कि 2 पेयर, मतलब आपको बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर बनाने हैं जिसमें कि एक पेयर होगा a, b। तो बेसिकली क्यूब को क्या करना है कि उसको a, b करके बहुत सारे पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक पेयर बन गया 3, 5, ये भी एक पेयर है। फिर एक पेयर मान लो बन गया 2, 7, ये सारे पेयर्स है ना, 2 नंबर के पेयर बनाने। चलो भाई बनाने हैं, इतना मैंने मान लिया। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो? कंडीशन ये है कि जो a है वो n माइनस बी के इक्वल होना चाहिए। अब लोग अच्छा a जो है n माइनस बी के इक्वल होना चाहिए, अरे यार ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है। नहीं भाई कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपसे बोल रहे हैं कि जो a है वो n माइनस बी के इक्वल होना चाहिए, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, कि जो a है वो n माइनस बी के इक्वल होना चाहिए। तो क्या मैं इसको थोड़ा चेंज करूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो n है वो a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए, या फिर अगर मैं इस b को इधर भेज दूं सिंपल मैथ से तो मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी जो है वो n के इक्वल होना चाहिए। हाँ भाई बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस b को यहाँ भेज दिया बस। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ पेयर बनाने हैं। क्यूब के पास एक नंबर n है और क्यूब को बहुत सारे पेयर्स बनाने हैं इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के, जिसमें कि जो a है वो n माइनस बी के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो a प्लस बी है वो n के इक्वल होना चाहिए। तो क्या मैं इससे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि क्यूब को बहुत सारे पेयर्स बनाने हैं जिनमें दोनों नंबर्स का सम n के इक्वल हो? दैट्स इट, इतना ही है भाई। अब मैं इस पूरे प्रॉब्लम को एक बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको ब्रेक डाउन करके दे देता हूं। वो लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज ये है दैट यू आर गिवन an integer n and you have to make pairs such that sum of a and b is equal to n। ये लीजिए। अब मैंने क्या बोला कि आपको एक नंबर n दे रखा है और आपको बहुत सारे पेयर बनाने हैं, आपको पेयर्स बनाने नंबर्स के a, b, जहां पे a प्लस बी की वैल्यू n के इक्वल हो। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे इन्होंने उसको एक कहानी के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो क्यूब है वो बहुत अच्छी नहीं है मैथ में, तो आप उसको हेल्प कर दो। चलो भाई कर लेते हैं हेल्प, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे इन्होंने कैसे दे रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर n की वैल्यू, और ये आपसे ये नहीं पूछना है आपको सारे पेयर नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ नंबर ऑफ पेयर बताने हैं कि कितने पेयर बन सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने पेयर बन सकते हैं फॉर अ गिवन n। ठीक है, तो आप देखते हैं कितने बन सकते हैं। मान लेते हैं अगर n की वैल्यू 1 है, मुझे बताना है आप, अगर n की वैल्यू 1 है। पहली बात तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पर आपको इनपुट में ना आपको कांस्टेंट दे रखे होते हैं कि जो इनपुट है उसमें जो वेरिएबल उसकी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो n की वैल्यू है वो 2 से लेके 100 तक ही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 2 है। चलो मान लेते हैं n की वैल्यू 2 है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब n की वैल्यू 2 के लिए आप बताओगे कितने पेयर बन सकते हैं? सोचिए। तो n की वैल्यू 2 के लिए सिर्फ एक पेयर बन सकता है 1, 1, क्योंकि हम 0 नहीं, वैसे तो एक पेयर ही बन सकता है कि 2, 0, ऐसा भी हो सकता है कि 2, 0 बन जाए, बट हमारे केस में हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही लेना है। मतलब आई थिंक हमें 0 को नहीं लेना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है जिसमें कि 0 नहीं आएगा।
ठीक है। और यहाँ भी आप देखो इन्होंने सिर्फ 1,1 को लिया हुआ है, तो हम 0 को नहीं मानेंगे। तो मतलब अगर हमारा n 2 है तो सिर्फ एक पॉसिबल पेयर है, वो है 1,1, और कोई भी पेयर नहीं बन सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं आगे। अब मान लेते हैं कि हमारा जो n है वो है 3। चलो हमारा जो n है वो है 3। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए कितने पेयर बनेंगे? कोई बताएगा? कोई बताएगा? वेट, हाँ, अगर हमारा n 3 है तो n इज इक्वल टू 3 कितने पेयर बनेंगे? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पहला पेयर तो बन जाएगा 1,2 का, बनेगा। फिर दूसरा पेयर बनेगा 2,1 का। 2 ही तो बन रहे हैं यार, 2 ही पेयर बन रहे हैं, ये भी बढ़िया है। चलो बढ़िया है। अब तीसरा देखते हैं। मान लो n इज इक्वल टू 4 है, अब कितने पेयर बनेंगे? चेक कर लेते हैं। पहला पेयर बनेगा 1,3 का, फिर बनेगा 2,2 का, फिर बनेगा 3,1 का। ये बढ़िया है भाई, बहुत सही। चलो अब n इज इक्वल टू 5 के लिए भी चलो देख ही लेते हैं। अगर इतना किया है तो n इक्वल टू 5 के लिए देखते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 के लिए देखते हैं। चलो भाई n इज इक्वल टू 5 क्या हो गया? टाइप करने दो। हाँ, n इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। तो क्या होगा n इज इक्वल टू 5 के लिए? पहला बनेगा 1,4, फिर बनेगा 2,3, फिर बनेगा 3,2, फिर बनेगा 4,1, ठीक है। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर? आपने कुछ नोटिस किया कि जितना नंबर की वैल्यू है उससे एक कम पेयर बन रहे हैं। मतलब जब हमारी नंबर 2 था तो सिर्फ एक पेयर बना था, जब नंबर 3 था तो 2 पेयर बन रहे हैं, जब नंबर 4 है तो 3 पेयर बन रहे हैं, जब नंबर 5 है तो 4 पेयर बन रहे हैं, जब नंबर 6 होगा, जब n की वैल्यू 6 होगी तो पता है 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे, सॉरी 5 बनेंगे। तो जब n की वैल्यू 5 है तो 4 बन रहे हैं, तो जब n की वैल्यू 6 होगी तो 5 पेयर बनेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि n की वैल्यू 100 है, मान लेते हैं कि जो n की वैल्यू 100 है, ठीक है, तो आप बताओ कितने पेयर बनेंगे? कितने बनेंगे? 99 पेयर्स। एग्जैक्टली बात समझ रहे हो आप? तो प्रॉब्लम को उन्होंने कितना घुमा के दिया हुआ था कि भाई एक नंबर n दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कि कितने पेयर बन सकते हैं a, b के, सच दैट a प्लस बी n के इक्वल हो। वहां पे उन्होंने कहानी बना दी, क्यूब है, ये वो दुनिया भर। बट करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि आपकी जो भी n की वैल्यू हो उससे एक कम करके आंसर दे दो। अगर n2 है तो एक पेयर बन रहा है, n3 है तो 2 पेयर बन रहे हैं, n4 है तो 3 पेयर बन रहे हैं, n5 है तो 4 पेयर बन रहे हैं। हो गया भाई, जितना वैल्यू n की है उससे एक कम आउटपुट कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया भाई। इतना इजी था, इतना इजी था ये, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको कोड भी कर लेते हैं। कोड करने के पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां पे देखो तो हमें इनपुट और आउटपुट खुद लेना है, ठीक है। और अगर आप इनपुट देखोगे ना तो इनपुट थोड़ा सा अजीब है। आपको इनपुट में उन्होंने 3 नंबर दे रखे हैं और आउटपुट में नहीं, इनपुट में आपको 4 नंबर दे रखे हैं और आउटपुट में आपको 3 नंबर का आउटपुट दे रखा है। ये कैसे भाई? अभी आप एक्सप्लेन करोगे। तो कैसे होता क्या है ना कि कोड फोर्सेस में आपको एक हर क्वेश्चन में कुछ टेस्ट केसेस दे रखे होते हैं। मतलब आपको जो इनपुट दे रखा होता है ना, उस एक ही इनपुट में बहुत सारे इनपुट दे रखे होते हैं एज अ मल्टीपल टेस्ट केसेस। तो अगर मैं इसके इनपुट की बात करूं, ये जो हमारा इनपुट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखो, तो आपके इनपुट में 4 नंबर दे रखे हैं आपको। तो ये चारों n की वैल्यू नहीं है। जो पहली वैल्यू है, यहाँ देखो आपसे बोला जा रहा है द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ये आपसे बोल रहे हैं जो पहली लाइन है वो एक इंटीजर t है जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डिनोट कर रहा है। तो ये क्या है? ये बताया क्या है? ये आपका वैल्यू t है, ये आपकी वैल्यू t है, समझे बात को। और जो बाकी 3 वैल्यूज हैं, तो जब बिकॉज t की वैल्यू 3 है तो आप देखो द ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स एन इंटीजर n।
तो उसने आपको पहले बता दिया कि 3 टेस्ट केस होंगे इस पूरे इनपुट में, 3 टेस्ट केस होंगे, मतलब आपको इस प्रोग्राम को 3 डिफरेंट एन के लिए सॉल्व करना है और बाद में आपको उन तीनों एन की वैल्यू दे रखी होगी। तो ये आपका पहला एन है, ये आपका दूसरा एन है, ये आपका तीसरा एन है। आपको आउटपुट कैसे देना है तो आप बताइएगा इस, अगर एन की वैल्यू 2 है तो आंसर कितना होगा, अगर एन की वैल्यू 2 है तो आंसर कितना होगा, अगर एन की वैल्यू 4 है तो आंसर कितना होगा, और अगर एन की वैल्यू 6 है तो आंसर कितना होगा। तो जैसा हमने डिसाइड किया था, अगर एन की वैल्यू 2 है तो सिर्फ एक पेयर पॉसिबल हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा, मैं हटा ही देता हूं यहां से, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू 2 है तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1। जब इसकी वैल्यू 4 है तो आंसर हो जाएगा 3, और जब वैल्यू 6 है तो आंसर हो जाएगा 5। तो मीन्स इस टेस्ट केस का आंसर होगा वो होगा 1 3 5, और अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो यहां भी आपका आउटपुट 1 3 5 दिया गया है। बात समझे? इस तरीके से आपको टेस्ट केस दे रखे होते हैं। जब भी आप किसी कोड फोर्सेस सॉल्व करोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केस का इनपुट लेना होता है, फिर आपको एक लूप चलानी होती है टी नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि आप जितना जो भी आप कोड लिखोगे उसको आपको टी टेस्ट केसेस के लिए रन करना होता है, और फिर एक एक करके आप हर एक टेस्ट केस का इनपुट लोगे, फिर उसका आउटपुट दोगे, फिर इनपुट लोगे, फिर उसका आउटपुट दोगे। बात समझ गए? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, बढ़िया से हमारा पहला प्रॉब्लम कोड फोर्सेस का सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो लेट्स ओपन VS कोड, ठीक है। तो मैंने एक फर्स्ट डॉट सीपीपी नाम के सो गाइज मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है फर्स्ट डॉट सीपीपी नाम से, ठीक है। और इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। क्या इंक्लूड? मैं बिल्कुल बेसिक से कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको सीपी में जब आप कोड लिखोगे कोड फोर्सेस में तब वो कोई भी टेम्पलेट नहीं दिया रखा होगा। तो अब सबसे पहले क्या करूँगा, तो यहाँ से मैं उठा भी सकता हूँ। सबसे पहले इंक्लूड करेंगे IO स्ट्रीम को, और बिट्स STD को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव इंक्लूडेड IO स्ट्रीम पैकेज एंड बिट्स STD। उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग सबसे पहले हमारा एक मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन, और रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखते हैं हमारा कोड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले दिया गया है कि आपको टी टेस्ट केसेस को इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है? टी टेस्ट केसेस को आपको यहां से इनपुट लेना है। सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले लूंगा, आपको दिया भी गया कि जो टी की वैल्यू है वो 1 से 99 के बीच में होनी चाहिए, तो हम इसमें टी का इनपुट ले लेंगे। अच्छा, अब इसमें बहुत लोग यही बोलते हैं मुझसे कि अभिनव आपको ये चेक करना पड़ेगा ना, ओ सॉरी मैं जावा कोड लिखने लगा, तो सिन टी। अब इसमें मुझसे बहुत लोग ये बोलते हैं कि अभिनव यार आप इसमें ये तो चेक ही नहीं कर रहे हो कि 0 से 99 के बीच में है कि नहीं। आप यहाँ लिखो कि जो टी है वो 1 से लेके 99 तक होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप मतलब कुछ और प्रिंट करो। ऐसा नहीं होता है गाइस। कंस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको चेक करना है कि ये उसके बीच में है कि नहीं। कंस्टेंट का मतलब है कि वो लोग टेस्ट केस में खुद वैल्यू इसके बीच में देंगे, वो वैल्यू इसके बाहर नहीं दे सकते हैं, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब टेस्ट केस का मतलब क्या है कि आपको जो अपना लॉजिक लिखना है वो इतने नंबर्स के लिए लिखना है। मतलब जब मैंने बोला है कि यहाँ पे टी 3 है तो आपको 3 अलग अलग एन को इनपुट लेना है और उनके लिए आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लिख या वाइल लूप लिख लेता हूँ कि वाइल टी माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0। मतलब जब तक t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और हर बार हम t की वैल्यू 1 से रिड्यूस कर देंगे। मतलब ये जो लूप है ना, ये लूप जो है वो t टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि हर एक टेस्ट केस के लिए क्या करेंगे। तो हर एक टेस्ट केस क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस n की वैल्यू लेंगे, इस n की वैल्यू का इनपुट लेंगे कि n की वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, इंट n sin n, इनपुट ले लिया। अब हर n की वैल्यू के लिए हमें ये निकालना है
कि कितने पेयर्स बनेंगे सच दैट a प्लस बी एन के इक्वल हो। तो हमने क्या बताया था कि n के एक गिवन n के लिए n माइनस 1 पेयर्स बनेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल से n माइनस 1 को प्रिंट कर देना है और लाइन चेंज कर देनी है, क्योंकि हर एक जो आउटपुट आप देखो नई लाइन में प्रिंट हो रहा है, बस। और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, लिटरली। हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही आपको आउटपुट करना है, ठीक है। अब आपको टेस्ट करना है कि क्या आपका आउटपुट सही है। आप कुछ ना करो, मैंने आपको पहले बताया हुआ था, आप ये CPH हेल्पर ये आप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ जाके अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके आप सर्च कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्पर। तो ये पहला वाला जो है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपके साइड में इस तरीके से यहाँ पे बन के आ जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं टेस्ट करनी हो कि वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, बस आप क्रिएट प्रॉब्लम में क्लिक करो। देखो यहाँ पे आपको एक इनपुट और एक एक्सपेक्टेड आउटपुट का सेक्शन मिलता है। तो आप क्या करोगे कि आप कोडफोर्सेस पे जाओगे, यहाँ से आप अपना इनपुट उठाओगे, कॉपी करोगे और इसको यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दोगे। सिमिलरली आप यहाँ से आउटपुट का सेक्शन उठाओगे और यहाँ जाके आप पेस्ट कर दोगे। मतलब आपको पता है कि इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। अब आप अपने कोड को रन करोगे और चेक करोगे कि क्या आपका कोड भी वही आउटपुट दे रहा है। रन करते हैं तो आप देखिए हमारा कोड पास हो गया, हमारा कोड पास हो गया। इवन आपको टाइम भी पता चल गया कि कितने टाइम में वो रन हो रहा है। तो आप देखिए हमारा जो कोड है वो 651 मिली सेकेंड में रन हो रहा है और यहाँ पर आपका जो कोड है वो 1 सेकंड के अंदर रन होना चाहिए। मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा है। वैसे जो ये टाइम है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी मशीन भी कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, और उनकी मशीन जो जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो कोडफोर्सेस में वो कितना फास्ट है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूँगा ना, ये देखो, तो हो सकता है कुछ और दिखा दे। अब वो 409 दिखा रहा है। तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो देखो आपका कोड जो है पास हो चुका है। पास क्यों हो चुका है? क्योंकि जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आउटपुट आपके कोड भी दे रहा है। तो आपका ये टेस्ट केस पास हो चुका है। अब जब आपका टेस्ट केस यहाँ पे पास हो जाए तो आप इस कोड को उठा के यू विल जस्ट कॉपी दिस कोड और अब हम इस कोड को वहाँ पर जाके पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? लेट मी शो यू। यहाँ पर आके आप यहाँ पे सबमिट कोड वाले बटन है, इस पर क्लिक करिए। अब प्रॉब्लम सेलेक्ट करिए। प्रॉब्लम है ईजी प्रॉब्लम, ए वाली ही थी, और आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको C++ की जगह वैसे ही ऐसे दिया होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं कौन सी लैंग्वेज, बिकॉज मैंने लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली में जावा में सबमिट कर दिया था। तो ओके, तो आई सबमिट इन दिस C++17 GCC। तो मुझे इसका ऑप्शन वहाँ दिख नहीं रहा था। लेट मी चेक अगेन। C++, आई थिंक यही वाली है, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर हमारा कोड पेस्ट कर दिया है और अब मैं बस सबमिट कर दूंगा। दिस सबमिट बटन, लेट्स क्लिक इट। तो अब देखिए मेरा जो सॉल्यूशन है सबमिट हो चुका है, ठीक है, और वो हमारे टेस्ट केस 1 पे चल रहा है। तो बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं एक प्रॉब्लम में, तो आपका जो कोड है उस सारे टेस्ट केसेस के लिए रन करता है, ठीक है। और आप फाइनली देखो कि हमारा कोड जो है यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, वो रन हो चुका है, और सारे टेस्ट केसेस के लिए आपको वहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और आपको सही आंसर मिल चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कोडफोर्सेस में। तो गाइज आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी आज की वीडियो से कि कोडफोर्सेस होता क्या है, किस तरीके से आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, रैंकिंग कैसे होती हैं, और हमने हमारा पहला कोडफोर्सेस प्रॉब्लम समझा, उसे सॉल्व किया, उसे सबमिट किया, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग गाइज फाइनली हमारी CP सीरीज स्टार्ट करेंगे। मतलब ये भी एक पार्ट था उस वीडियो का, बट हम अब एक टॉपिक पर उसको पहले समझेंगे, उसे पढ़ेंगे और फिर उस टॉपिक क्वेश्चंस कोडफोर्सेस में आके सॉल्व करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी कोडिंग, बाय।